उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा। उद्देश्य हमने अभी आपसे चर्चा की कि कोर्ट समझना चाहता है चीजें, आरोपी के विरुद्ध जो भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लाया है, कोर्ट उसका एक्सप्लेनेशन चाहता है आरोपी से। और कैसा एक्सप्लेनेशन चाहता है कि पर्सनली तुम एक्सप्लेन करो। तो ये उद्देश्य के बारे में प्रश्न आता है, जो प्री एग्जाम आते हैं आपके, तो उसमें 313 का उद्देश्य क्या है, इसको लेके प्रश्न आते हैं। तो 313 का उद्देश्य बेरक के हिसाब से क्या है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कराना। आरोपी से उसके विरुद्ध जो साक्ष्य आया है, उन साक्ष्य से जो परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य आया, प्रोसिक्यूशन ने साक्ष्य दिया, उस साक्ष्य में जो परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण आरोपी से कराना है। ठीक, तो 313 इसी की बात करता है। उद्देश्य पूछा जाता है कि 313 का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है कि आरोपी के विरुद्ध जो साक्ष्य आया है, उस साक्ष्य में जो परिस्थितियां कोर्ट के सामने आई हैं, उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कोर्ट किससे कराना चाहता है, आरोपी से कराना चाहता है। यही उद्देश्य 313 का। तो इसी को, ठीक इसी लाइन को पूछा जाता है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण। और शब्द इसमें ध्यान रखिएगा, पर्सनली शब्द लिखा हुआ है। स्पष्टीकरण वकील के माध्यम से नहीं, स्पष्टीकरण विटनेस के माध्यम से नहीं, स्पष्टीकरण पर्सनली करना है, आरोपी खुद स्पष्टीकरण देगा। तो ये उद्देश्य है। तो इसमें दो तरह से 313 के तहत स्पष्टीकरण कोर्ट ले सकता है। एक कहता है, जो इसका खंड का है, वो कहता है किसी भी प्रकरण पर अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कोर्ट कर सकता है जो कोर्ट आवश्यक समझे। एक ये कोर्ट का डिस्कशन है। जो 313 का खंड का कहता है, वो कोर्ट का विवेक है। कहता है कि किसी भी प्रकरण पर कोर्ट आरोपी से किसी भी तरह के प्रश्न कर सकता है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि कोर्ट आरोपी को चेतावनी दे। मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है, उस समय भी कोर्ट पर्सनली डायलॉग कर सकता है, आरोपी से कर सकता है, करेगा नहीं, कोर्ट के डिस्कशन पर कोर्ट को जरूरत लगेगा तो वो डायलॉग कर सकता है किसी भी स्टेज पर। खंड का कहता है कि पहले से चेतावनी देना भी आरोपी को जरूरी नहीं है और कोर्ट कर सकता, कोई बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के लिए। अब आ जाते हैं खंड बी में। खंड बी कहता है, देखिए खंड का में लिख लीजिएगा, में शब्द लिखा हुआ है, उसी के आगे लिख ले में, कर सकता है। और जो खंड खा लिखा हुआ है, यहां पर कोर्ट की ड्यूटी है, और इतनी गंभीर ड्यूटी है कि यदि इस ड्यूटी को कोर्ट ने पालन नहीं किया है तो पूरा ट्रायल विसिएट हो सकता है। खंड खा में जो ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी क्या है कि स्टेज कौन सा बताता है, ऊपर खंड का में स्टेज बताता है किसी भी प्रकरण पर, मतलब किसी भी प्रकरण पर कोई स्टेज नहीं बता रहा खंड का, और कोर्ट के ऊपर ड्यूटी भी नहीं लगा रहा है कि आप करिए ही करिए, आपको ठीक लगे तो आप करें। लेकिन जो खंड बी वाला क्लाज है, वो बताता है कि जब प्रोसिक्यूशन विटनेस समाप्त हो गए, अभियोजन का साक्ष्य हो गया और अभियुक्त का साक्ष्य लिए जाने की अभी अभियुक्त से अपेक्षा की जानी, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस जैसे ही खत्म हुआ और अभियुक्त से अभी हमने उसके साक्ष्य लेने के लिए अपेक्षा नहीं की, तो इस बीच में जैसे ही प्रोसिक्यूशन का विटनेस खत्म हो, साक्ष्य खत्म होता है और अभियुक्त का साक्ष्य प्रारंभ होने से पहले कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इन जनरल प्रश्न करेगा, कोर्ट इन जनरल आरोपी से प्रश्न करेगा, शैल शब्द लिखा हुआ है। तो खंड का और खा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दोनों को, तो हम खंड का में क्या है कि स्टेज नहीं बताता है, कहता है किसी भी स्टेज पर आप कर सकते हैं और किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हैं, पर पूछ सकते हैं में शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन जो खंड बी है उसमें कहता है कि शैल शब्द आपको ऐसा करना ही करना पड़ेगा, और स्टेज भी बताता है कौन सा कि प्रोसिक्यूशन की साक्ष्य समाप्त हो गई है और अभियुक्त से अभी आपने अपेक्षा नहीं की है कि आप अपनी साक्ष्य लाओ। तो इन दोनों के बीच की स्टेज है 313, और यहां पर कोर्ट को प्रश्न करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है प्रश्न, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस लाए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, उन डॉक्यूमेंट या विटनेस से अभियुक्त के विरुद्ध कुछ इन्फरेंस ड्रा हो रहा है। तो अभियुक्त से उन सारे प्रश्नों के बारे में, उन सारी परिस्थितियों के बारे में प्रश्नोत्तर में बात की जाएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, आरोपी उसका उत्तर देगा। फिर आ जाए, हमने ध्यान रखिएगा कि पर्सनली हमको डायलॉग करनी, कोर्ट को यहां पर पर्सनली बात करनी है आरोपी से। जब पर्सनली बात करनी है तो यदि उसको हमने 205 के तहत या 317 के तहत छूट दी हुई थी कोर्ट आने जाने की, तो उसको 313 की स्टेज पर कोर्ट आना पड़ेगा। वो छूट 317 वाली यहां पर टूट जाएगी।
क्योंकि कोर्ट को पर्सनली बात करनी है, अधिवक्ता के माध्यम से नहीं कर रही। और हमने आपको छूट क्यों दी थी? क्योंकि अधिवक्ता के माध्यम से अभी तक आप अपीयर हो रहे थे, पर यहां पर अब पर्सनली डायलॉग करने हैं, तो वो जो 317 की या 205 की छूट थी वो खत्म हो जाती है। यहां पर आपको कोर्ट के सामने आना ही आना पड़ेगा, तब बात बनेगी। पर उसी का एक प्रोविजो बता देता है कि हमने देखा था 205 के मामले थे, जो छोटे मामले थे, तो वहां पर हमने जब पहली बार समन जारी किया था एक्यूज की अपीयरेंस के लिए, तो उसी समय उसको ऑप्शन दे दिया था कि यदि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आना चाहते हैं तो आ जाएं। छोटे मामले थे, समन मामले थे और प्रिविलेंट नेचर के मामले थे, तो वहां हमने एक्यूज को ऑप्शन दे दिया था कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आ जाइए। तो कहता है कि समन मामलों में जहां सामान्य नियम क्या है कि एक्यूज को आना ही आना पड़ेगा, 313 के एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के सामने आना ही आना पड़ेगा। पर उसका एक अपवाद कह सकते हैं, प्रोविजो बताता है कि समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे रखी थी, तो न्यायालय यहां पर उसको खंड खा के अधीन जो मैंडेटरी एग्जामिनेशन था उससे भी छूट दे सकता है, जहां पर ऑलरेडी कोर्ट ने छूट दे रखी थी। और मामला कौन सा था? समन मामला था। तो यहां पर हमने भी पढ़ा कि एक्यूज को आना ही आना पड़ेगा, कोर्ट को परीक्षा करनी ही करनी पड़ेगी। तो उसका अपवाद है, यदि समन मामला है और उसके समन मामला के साथ साथ कोर्ट ने उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट भी दे रखी थी, तब यहां पर 313 के खंड बी की परीक्षा यदि ना भी होगी तो काम चल जाएगा। अपवाद है। सामान्य नियम क्या है कि परीक्षा करनी पड़ेगी, उसी का अपवाद है। यह अपवाद कब लागू होता है? जब समन मामला हो और कोर्ट ने अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे रखी थी, तो वहां पर यह परीक्षा से छूट दी जा सकती है। अब जब ये 313 की परीक्षा होगी, तो 313 की परीक्षा में क्या कोर्ट शपथ दिलाएगा आरोपी को, तब 313 का एग्जामिनेशन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, 313 के एग्जामिनेशन में शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछे जाते हैं कि 313 का एग्जामिनेशन जब होगा तो शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, आगे भी इस पर बात करेंगे कि शपथ ना दिलाई जाने का प्रभाव क्या पड़ रहा है इस 313 के एविडेंस पर, 313 के स्टेटमेंट पर। तो शपथ नहीं दिलाई जाएगी। फिर आगे आ जाइए, इसकी उपधारा 3 कहती है कि यदि अभियुक्त क्यों आ रहा था कोर्ट के सामने, कोर्ट क्यों एग्जामिनेशन कर रही थी, कि अपने विरुद्ध जो परिस्थितियां आई हैं, अपने विरुद्ध जो परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दे। अब यदि कोर्ट ने उससे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जो उसके विरुद्ध आई परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसके विरुद्ध नई परिस्थितियां पैदा कर दे रहा, उद्देश्य क्या है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के माध्यम से जो परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों को एक्यूज स्पष्ट कर पाए। अब यदि मान लीजिए कि इन कुछ किसी प्रश्न का उत्तर देने में एक्यूज अपने विरुद्ध परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा, बल्कि अपने विरुद्ध नई परिस्थितियां ला ले रहा, तो तब भी हम उससे कहें कि इस प्रश्न का उत्तर दो, या यदि वो गलत उत्तर दे तो हम उसके खिलाफ परजुरी का मामला लाएं। तो इससे दोनों से छूट दी गई है आरोपी को। उपधारा 3 कहती है कि यदि अभियुक्त किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देता है या किसी प्रश्न का वो मिथ्या उत्तर देता, 313 की जब एग्जामिनेशन अभियुक्त की हो रही है तो उसने किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया या किसी प्रश्न का उसने मिथ्या उत्तर दे दिया, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी तरह की दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी। अभियुक्त किसी भी प्रकार के दंड का भागीदार नहीं हो जाएगा कि उसने मिथ्या उत्तर दिया है या उसने किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। दोनों ही परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी। फिर आ जाइए कि ये जो 313 का एग्जामिनेशन हुआ है इसका कोर्ट करेगा क्या? क्या ये साक्ष्य है, साक्ष्य की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो 313 का एग्जामिनेशन है वो साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता है। क्यों नहीं आता ये बता देते हैं, महत्वपूर्ण, इसको लिख लीजिएगा। 313 का एग्जामिनेशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, सारभूत साक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसके दो कारण है। साक्ष्य होने के लिए पहली चीज जरूरी है कि कोर्ट से शपथ पर बात की जाए। जब आप कोर्ट के सामने शपथ पर बयान देते हैं तो वो साक्ष्य कहलाती है। जब धारा 3 की परिभाषा पढ़ें आप, तो कोर्ट के सामने जब आप शपथ पर कोई बात बताते हैं तभी कोर्ट उसको डिपोजिशन पर लेता है और साक्ष्य की परिभाषा में वो बात आती है। तो यहां पर अभी आपने पढ़ा कि अभियुक्त को शपथ तो दिलाई नहीं जा रही है, तो ये साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आएगी। दूसरी चीज, जब किसी व्यक्ति की साक्ष्य हम माने और उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध उपयोग करें तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरे पक्ष को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिला।
तो यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका क्या किसी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ना तो शपथ पर बयान लिए जा रहे हैं और ना ही दूसरे पक्ष की प्रेजेंस में लिए जा रहे हैं, उसको के और उसके बीच की डायलॉग। तो ना तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दूसरे पक्षकार को, और ना ही बातें शपथ पर ली जा रही। इसलिए जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में एविडेंस की परिभाषा देखेंगे तो वहां एविडेंस की परिभाषा में 313 का बयान फिट नहीं होता है। जब फिट नहीं होता है तो साक्ष्य नहीं है। तो साक्ष्य नहीं है तो सिर्फ इसके आधार पर किसी भी आरोपी को आप सजा नहीं दे सकते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, यदि हम केसला लिखना चाहें कि राजकुमार सिंह उर्फ राजू वर्सेज राजस्थान स्टेट 2013 CRLJ 3276, मतलब मेयर स्टेटमेंट ऑफ 313, एक्यूज्ड के 313 के स्टेटमेंट के आधार पर आप कोर्ट के तौर पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते कि आप सिर्फ 313 के बयान के आधार पर निर्णय ले लें। 313 के स्टेटमेंट में एक्यूज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे दिया, तो सिर्फ इसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर आप सजा नहीं कर सकते, क्योंकि 313 साक्ष्य नहीं है। जब साक्ष्य नहीं है तो उस पर हम अपना जजमेंट रिलाई नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट है राजकुमार सिंह उर्फ राजू वर्सेज राजस्थान राज्य 2013 CRLJ 3276 कि सिर्फ एक्यूज्ड की स्टेटमेंट के आधार पर आप सजा नहीं कर सकते। तो इस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट का करेंगे क्या? फिर 313 का स्टेटमेंट कोर्ट ले रही थी तो करेगी क्या? जब साक्ष्य है नहीं तो फिर क्यों ये सारी कवायद कर रही थी? ये इसलिए कर रही थी कि जब कोर्ट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का एप्रिसिएशन करेगी, जो प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस दिया उसका एप्रिसिएशन करेगी, तो कोर्ट इन बातों को विचार में ले सकता है। उन बातों को एप्रिसिएशन करने के लिए कोर्ट को मदद मिलेगी। एक्यूज्ड की बातें कोर्ट को मदद करेंगी, पर सिर्फ एक्यूज्ड की बातों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना। जो बातें ऑलरेडी आ गई हैं, प्रोसिक्यूशन की ओर से आ गई हैं, उन बातों को एप्रिसिएट करना, उनका विवेचना करना है। उनकी विवेचना करने के लिए एक्यूज्ड का 313 का स्टेटमेंट कुछ काम आ सकता है। तो उपधारा 4 इसका उपयोग बताती है कि अभियुक्त द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं उन उत्तरों को उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है। ठीक, पहला कहता उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है, और अभियुक्त के विरुद्ध यदि दूसरा जांच या विचारण चल रहा है तो उसमें साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसका 161 का वह स्टेटमेंट हो जाएगा या डॉक्यूमेंट के रूप में, कुछ भी तरह से दूसरे मामले में साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं, पर इस मामले में सिर्फ उस पर विचार किया जाएगा। जो साक्ष्य आई है उसको अप्रिसिएट करने के लिए विचार किया जाएगा। और फिर उपधारा 5 इसकी आपकी 2009 में इंसर्ट की गई है, उसके पहले उपधारा 5 नहीं थी। उपधारा 5 कहती है कि जो एक्यूज्ड के स्टेटमेंट बनेंगे, कोर्ट को यदि मदद चाहिए होगी एक्यूज्ड स्टेटमेंट बनाने में, तो वो प्रोसिक्यूशन से या एक्यूज्ड के अधिवक्ता से मदद ले सकती है कि आप लोग मदद करें। कई बार आप देखें कि 200, 300 प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो बड़े मामले रहते हैं। तो 200-300 प्रोसिक्यूशन विटनेस के एक्यूज्ड के खिलाफ क्या क्या कहा है, तो कोर्ट अकेले ये काम करेगी तो कोर्ट को बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न पूछने पड़ते हैं। एक एक साक्षी ने एक्यूज्ड के विरुद्ध क्या बयान दिया है, उन सारे प्रश्नों को आरोपी के सामने रखने पड़ते हैं। एक एक चीज आपको रखनी पड़ेगी आरोपी के सामने 313 का प्रश्नोत्तर तैयार करते समय, तो बड़ा लंबा काम हो जाता है। इसलिए 2009 में संशोधन करके कहा गया कि यदि कोर्ट को लगे तो वो डिफेंस लॉयर से या प्रोसिक्यूशन से इस पर मदद ले सकती है। एक और नई चीज जो एडिशनल जोड़ी गई है, इस पर प्रश्न बनता है कि क्या एक्यूज्ड अपना एक्सप्लेनेशन देते समय अपने से सिर्फ कोर्ट द्वारा जो उत्तर प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर देगा, या अपने से वो कुछ लिख के एक्सप्लेन करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। तो 2009 में संशोधन द्वारा ये भी अधिकार आरोपी को दे दिया गया कि सिर्फ आप प्रश्नोत्तर तो देंगे, जो कोर्ट पूछेगा आप देना चाहें तो दे दे, यदि उसके अलावा भी आपको कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना है जो आप लिख कर देना चाहते हैं तो वो भी आपको अधिकार दिया जाता। तो 2009 में उपधारा 5 लाई गई, उसके माध्यम से ये कर दिया गया। तो 313 महत्वपूर्ण है। यदि 313 का पालन कोर्ट ने नहीं किया है और उसके आधार पर एक्यूज्ड को लगता है कि वो प्रिजुडाइस हो गया कोर्ट, तो पूरा मामला विसिएट हो सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। और जब आप बतौर जज काम करें या अधिवक्ता काम करें तो 313 को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, है ना। 313 बहुत गंभीर धारा है, यदि इसका पालन नहीं हुआ तो पूरा मामला खत्म हो सकता है। क्यों किया जा रहा है 313? क्योंकि हम एक्यूज्ड को यह नहीं कह सकते कि आप बतौर विटनेस आइए और अपनी चीजों को बताइए।
ये तो अक्यूज्ड के विवेक पर, वो आना चाहे ना आना चाहे। पर आरोपी की चीजें कोर्ट तक आएंगी कैसे? एक इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि अमूमन क्या होता है कि आप मान लीजिए कि रोड से निकल रहे हैं, रोड से आप निकल रहे हैं, आपने देखा कि आप की गाड़ी, एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है घायल अवस्था में, आपने अपनी गाड़ी रोक दी। अब जिस समय आपने अपनी गाड़ी रोकी, आपकी गाड़ी के सामने एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब बाद में पुलिस आई और पुलिस को कोई मिला नहीं, तो उसने कहा कि आप ही की गाड़ी से ठोकर लगी और आपके खिलाफ मामला बना दिया। तो अब ये परिस्थितियां आप कैसे प्रकट करेंगे कोर्ट के सामने? यदि आप मान लीजिए कि बढ़िया लायर आपने लगा लिया तब तो ठीक है, पर कोर्ट के सामने कुछ चीजें सिर्फ जो आप जान रहे हैं वो चीजें आप कैसे कोर्ट तक पहुंचाएंगे? तो 313 आपको वो उपाय देती है कि अभी धैर्य रखिए, जब प्रोसिक्यूशन अपनी सारी बात बता लेगा उसके बाद कोर्ट आपसे बात करेगी, और जब कोर्ट आपसे बात करेगी तो आप बता दीजिएगा कोर्ट को कि मैं तो वहां से गुजर रहा था, ये मैंने गाड़ी रोकी और पकड़ इसको अस्पताल पहुंचाने के लिए रुका था और मुझे अनावश्यक फंसा दिया गया। तो ये व्यवस्था की गई है और व्यवस्था बड़ी उपयोगी है, पर इसको प्रैक्टिस में बड़ा लाइटली लोग लेते हैं। पर ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि सीधा डायलॉग आरोपी और कोर्ट के बीच हो रहा है। आरोपी अपनी बातें खुलकर कोर्ट से बता सकता है और कोर्ट उसकी बातों के आधार पर यदि वो कुछ मिथ्या भी बता देता है या कुछ बताने से इनकार करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब इतनी खुली छूट है आरोपी के लिए कि वो कुछ भी बताए कोर्ट से, मिथ्या बातें भी बता देगा, या कोर्ट जरूरी बातें पूछ रहा है उनको भी बताने से इनकार कर देगा, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। तो 313 का उद्देश्य जरूर ध्यान रखें कि क्यों है 313, कि जो अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक जांच या विचारण जितना भी चला है, तो उस जांच या विचारण में जितनी भी बातें अभियुक्त के खिलाफ आई हैं उन सारी बातों को कोर्ट अभियुक्त के सामने रखेगा और फिर अभियुक्त से कहेगा कि ये चीजें आपके खिलाफ आई हैं, आप स्पष्ट करिए और पर्सनली स्पष्ट करिए कि आपके खिलाफ ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। दो विकल्प देता है 313 में, दो स्टेज है परीक्षा के। जो 313 की उपधारा 1 का खंड का है वो किसी भी स्टेज की बात करता है और कोर्ट को ये विवेक देता है कि आप परीक्षा कर सकते हैं, कोई चेतावनी देने की भी जरूरत नहीं है कि आप चेतावनी दे आरोपी को। जो खंड बी है वो मैंडेटरी नेचर का है कि यहां पर कोर्ट को परीक्षा करनी ही करनी पड़ेगी, और स्टेज बताता है कौन सा स्टेज है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म हो गया है और आरोपी से अभी अपेक्षा नहीं की गई है कि आप अपने विटनेस लाइए, मतलब दोनों के बीच की स्टेज है। अमूमन इसको प्रैक्टिस में जैसे ही प्रोसिक्यूशन विटनेस खत्म होते हैं तो उसके बाद अगली स्टेज 313 की आती। 313 का जब स्टेटमेंट लेंगे तो आरोपी को शपथ नहीं दिलाएंगे, और यदि कोर्ट ने समन मामला था, आपको ऑलरेडी पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट कर रखा था, पर्सनल अपीयरेंस की अपेक्षा नहीं की थी, तो समन मामला है तो यहां पर आपको 313 की परीक्षा से भी अवमुक्त किया जा सकता है। फिर इसका उपयोग क्या करेंगे? तो ये साक्ष्य नहीं है, ये साक्ष्य के तौर पर इसको रिलाई नहीं कर सकते हैं। साक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि धारा 3 एविडेंस एक्ट की परिभाषा में ये कवर नहीं हो रहा, ना तो शपथ पर दिया जा रहा है और ना ही दूसरे पक्षकार को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका है, तो इसको साक्ष्य के रूप में नहीं कवर होता है। हाँ, जब कोर्ट बाकी साक्ष्य का एप्रिसिएशन करेगा तो एक्यूज्ड की इन बातों के आधार पर उस साक्ष्य का एप्रिसिएशन करेगा, मतलब विचार में लेगा एक्यूज्ड, कोर्ट विचार में लेगा। और विचार में क्यों लेगा? जो साक्ष्य उसके सामने आई है कोर्ट के सामने, उसको एप्रिसिएट करने के लिए। अब एक प्रश्न और आता है कि ये 313 की जब परीक्षा होगी तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे की जाएगी? तो वो बताती है आपको धारा 281 बताती है कि जब एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन हो तो आपको किस तरह एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करना है। 281 निकाल लें। अब हमने कोर्ट के वर्ग पढ़े थे, दंड न्यायालयों के वर्ग पढ़े थे, तो वहां मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में एक न्यायालय था महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट था, सेशन कोर्ट था, अपर सेशन कोर्ट था, महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था, सीजीएम था, जेएमएफसी था, जेएमएससी था। इतने सारे जजेस हमने पढ़े थे। तो उसमें से महानगर मजिस्ट्रेट अलग प्रक्रिया अपनाएगा 313 के लिए, और जो बाकी सेशन कोर्ट हैं या मजिस्ट्रेट हैं वो अलग प्रक्रिया अपनाएंगे। ध्यान रखिएगा दोनों में वर्गीकरण है कि महानगर मजिस्ट्रेट अलग प्रक्रिया अपनाएगा जब एक्यूज्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 313 के तहत, और सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड करेंगे तो अलग प्रक्रिया अपनाएंगे। तो 281 पहले बात कर लेते हैं कि जब महानगर मजिस्ट्रेट धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा करेगा तो कैसे लेख करेगा 313 की परीक्षा। तो 281 की उपधारा 1 बात करती है कि जब महानगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड की परीक्षा करेगा तो वो परीक्षा करते समय सारांश का ज्ञापन बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस तैयार करेगा।
एक लाइन में लिख सकते हैं कि महानगर मजिस्ट्रेट जब अभियुक्त की परीक्षा करेगा तो मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस तैयार करेगा। अंतर समझिएगा दोनों में, भाई इसको लिख लें, मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस तैयार करेगा और फिर उसमें एक्यूज्ड हस्ताक्षर करेगा और मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद वो कोर्ट के रिकॉर्ड्स का भाग हो जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट ये प्रक्रिया अपनाएगा। प्रश्न आता है कई बार कि जब महानगर मजिस्ट्रेट धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा करेगा तो तैयार करेगा, प्रश्नोत्तर के रूप में परीक्षा करेगा, सारांश का ज्ञापन तैयार करेगा, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक उत्तर को लिखेगा और फिर सारांश तैयार करेगा। तो ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट, वो महानगर मजिस्ट्रेट क्या करेगा जब 313 के तहत परीक्षा करेगा? सारांश का ज्ञापन तैयार करेगा, सब्सटेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस तैयार करेगा। फिर आ जाते हैं कि जो बाकी कोर्ट बचे, सेशन कोर्ट बचे या बाकी सीजीएम या जेएमएफसी के कोर्ट बचे, वो जब एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करेंगे तो वो कैसे एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करेंगे? तो उसके लिए बताया गया है कि पहले तो कहा गया कि आपको सारी बातों को एक्यूज्ड के सामने रखना। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जितने भी एविडेंस एक्यूज्ड के खिलाफ आया है उन सारे बातों को एक्यूज्ड के सामने रखना। तो किस रूप में रखना है? प्रश्न के रूप में रखना कि आप बताएं कि ये रामलाल आपके खिलाफ ये बयान दे रहा है कि आपने इसको टांगी से सर पर मारा, ये बात बताएगा, रामलाल ये कह रहा है। फिर श्यामलाल का बताएगा, श्यामलाल भी ये बयान दे रहा है कि आपने टांगी से सर पे रामलाल को मारा। तो हर विटनेस के प्रश्न तैयार किए जाएंगे कि कौन सी बात ये एक्यूज्ड के खिलाफ बता रहा है और उस प्रश्न को एक्यूज्ड से पूछा जाएगा और उसका उत्तर लिखा जाएगा। तो प्रश्न उत्तर के रूप में सेशन जज या मजिस्ट्रेट जब एक्यूज्ड एग्जामिनेशन करेगा तो वो प्रश्न उत्तर के रूप में तैयार करेगा और कोशिश करनी है ऐसे मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को कि वो खुद ही तैयार करे, या मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट हैंडीकैप्ड है या बीमार है, किसी भी कारण से खुद तैयार करने में असमर्थ है, तो फिर अपने निर्देशन में तैयार कराएगा। हमने कल पढ़ी थी धारा 272 की कोर्ट की भाषा राज्य सरकार तय करेगी, लोअर कोर्ट की। उसका हमने कल वहां पर भी 281 की चर्चा की थी कि ये जो कोर्ट की भाषा है ये आरोपी को और विटनेस को नहीं बांधती है कि आप भी कोर्ट की भाषा में बात करेंगे। कोर्ट की भाषा कोर्ट के लिए। तो वही कहा गया कि जब अभियुक्त की परीक्षा की जाती है तो जिस भाषा में वो जवाब दे रहा है उस भाषा में लिखा जाएगा। और यदि मान लें कि मध्य प्रदेश में कोई आरोपी आया है जो कन्नड़ भाषा में बात करता है, मध्य प्रदेश के रीवा में उसका मामला चल रहा है और वो कन्नड़ भाषा में बात करता है, तो कोर्ट को कन्नड़ भाषा मालूम नहीं है तो कोर्ट उससे प्रश्न पूछेगी और वो प्रश्न उसको कोर्ट किसी भी तरह समझा देगी और वो उसका उत्तर कन्नड़ भाषा में देता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि यदि कन्नड़ भाषा में उसका उत्तर लिख सकते हैं तो कन्नड़ में लिखें और यदि कन्नड़ में नहीं लिख सकते हैं तब आपको राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में जो भाषा नियत की है उस भाषा में लिखें। तो पहली कोशिश क्या करनी है कि एक्यूज्ड जिस भाषा में जवाब दे रहा है उसी भाषा में उसका जवाब लिखें। यदि ऐसा करना कोर्ट के लिए संभव नहीं है तो फिर कोर्ट की भाषा में जो राज्य सरकार ने तय की है उस भाषा में अभियुक्त का स्टेटमेंट या जवाब आप लिख सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट लिख लिया जाएगा, 281 की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और जब स्टेटमेंट लिख लिया जाएगा या जब अलग भाषा में लिखा गया है तो उस भाषा का भाषांतरण, यदि अभियुक्त समझ रहा है तो उसको उसी भाषा में समझा दे, और यदि दूसरे भाषा में आपने अभियुक्त ने अलग भाषा में बताई और आपने उस भाषा को बदल दिया तो फिर आप उसका भाषांतरण सुनाए कि हमने ये बात लिखी है। एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा और यदि एक्यूज्ड फिर सुनने के बाद उसमें कुछ स्पष्टीकरण जोड़ना चाहे या कोई नई बात जोड़ना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है 281 के तहत। फिर जब सारी चीजें हो गई तो अभियुक्त भी हस्ताक्षर करेगा उस पर और मजिस्ट्रेट भी हस्ताक्षर करेगा और प्रमाणित करेगा मजिस्ट्रेट कि मेरी उपस्थिति में परीक्षा की गई है और इसका जो विवरण है वो मैंने अभियुक्त को सुना दिया है और अभियुक्त ने कहा है कि पूर्ण है, सत्य है, सही है। 281 में जो प्रक्रिया आपने पढ़ी कि जब अभियुक्त की 313 के तहत परीक्षा की जाएगी तो महानगर मजिस्ट्रेट करेगा तो सारांश का ज्ञापन तैयार करेगा, सेशन कोर्ट या अदर मजिस्ट्रेट करेंगे तो प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्न पूछेंगे। इसका एक अपवाद आ जाता है कि यदि समरी ट्रायल मामला है तो फिर ये 281 की प्रक्रिया अपनाना जरूरी नहीं है। समरी ट्रायल यदि कोई जज कर रहा है तो फिर वहां पर जरूरी नहीं है कि आप उससे प्रश्न पूछें और उसका उत्तर सुने और सारी बातों को रिकॉर्ड करें। सारी बातों को रिकॉर्ड करना पड़ रहा था यहां पर अभी, लेकिन जब समरी ट्रायल है तो जरूरी नहीं है कि आप सारी बातों को रिकॉर्ड करें। समरी ट्रायल 281 का अपवाद है। तो ये अभियुक्त की परीक्षा हुई, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इसी के बाद आ जाते हैं, एक धारा आती है 315। हाँ, एक चीज इसमें और चर्चा कर लेते हैं, वो छूट रही थी
कि अब हमारा डिजिटल इंडिया हो गया है। तो डिजिटल इंडिया में अभी हम पढ़ रहे थे कि 313 में अभियुक्त को पर्सनली कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, पर्सनली कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, 313 में जरूरी है। सिर्फ एक परिस्थिति में छूट थी, यदि आपको समन मामला है और कोर्ट ने ऑलरेडी एग्जम्पशन दे रखा था तब आप ना आए, बाकी आपको कोर्ट के सामने पर्सनली आना पड़ेगा। अब डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया में तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, हम आप भी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था कोर्ट को भी दी गई। एक मामला आप लिख सकते हैं, केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड, AIR 2008, केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड, AIR 2008। इसमें कहा गया कि ये हर परिस्थिति में जरूरी नहीं है कि कहा गया कि एक्यूज ऑनलाइन भी 313 का एग्जामिनेशन हो सकता है, पर शर्त यह है कि वहां पर एक्यूज को पहले एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। पहली चीज क्या संतुष्ट करना होगा कि अभी तो 313 के तहत वो आ जा रहा है ऑनलाइन, बाद में कल कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगा दे कि मैं प्रोजुडाइस हो गया, चीजें मेरे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी, मैं अपनी बातों को स्पष्ट कह नहीं पाया। तो ये एक कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, आरोपी सेटिस्फाइड करेगा, हम तैयार हैं और हम बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि एक्यूज ये तय कर में ला रहा है उस माध्यम में चीजें बराबर सुनाई दे रही हैं और बराबर वो दूसरा आप तक संप्रेषित कर पा रहा है, तो माध्यम की श्योरिटी भी बताना पड़ेगा और एक्यूज को यह बताना पड़ेगा कि मेरा इससे कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है, यदि मैं ऑनलाइन चीजों का उत्तर दे दूंगा तो मेरा हित प्रभावित नहीं हो सकता। मतलब ऐसा आज की डेट में उपलब्ध है केया मुखर्जी वर्सेज मैग्मा लीजिंग लिमिटेड के मामले के बाद कि ऑनलाइन भी 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ शर्तें लगा दी गई हैं, वो शर्तें इसलिए हैं ताकि बाद में आप आपत्ति ना कर पाएं, और जिस समय ये एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो आप जो डिवाइस उपयोग कर रहे हैं वो डिवाइस इतनी सक्षम है कि वो चीजों को सही प्रारूप में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पा रही है। तो ये मामले के बाद ये स्थिति भी आ गई है। अब आ जाते हैं 315 आ जाए। 315 क्या कहता है कि हमने जो 20(3) पढ़ा, 20(3) आपने पढ़ा कि किसी भी अभियुक्त को अपने मामले में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 20(3) यही कहता है कि आपको अपने ही मामले में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आरोपी था इसमें, तो हम आरोपी को बाध्य तो कर नहीं सकते हैं कि आप अपने मामले में साक्षी के रूप में आइए, बाध्य नहीं कर सकते। ये एक्यूज्ड को, पर क्या यदि एक्यूज्ड अपनी इस सुरक्षा आवरण को तोड़कर बाहर आना चाहता है, कोर्ट के सामने बतौर विटनेस पेश होना चाहता है, तो ये उपाय उसके पास है कि नहीं है? तो ये उपाय 315 उसको देती है कि आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप अपने को साक्षी के रूप में लाइए, कोई बाध्य नहीं करेगा। आपको जो बात कहनी थी 313 इसीलिए बना दी गई है कि आप बतौर साक्षी पेश हुए बिना भी अपनी चीजें कोर्ट से बता दें। अब एक्यूज्ड को लगता है कि कुछ चीजें मैं जब साक्षी के रूप में आऊंगा तभी कोर्ट तक पहुंचा पाऊंगा, तो एक्यूज्ड को यह अधिकार 315 देती है। तो प्रश्न यही आता है आपका कि क्या अभियुक्त अपने ही मामले में साक्षी के रूप में पेश हो सकता है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अभियुक्त अपने ही मामले में बतौर साक्षी पेश हो सकता है। शर्त क्या है उसके लिए कि ऐसे आरोपी को जब वो लिखित रूप में कोर्ट से प्रार्थना करेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि लिखित रूप में जब तक वो कोर्ट से प्रार्थना, क्योंकि 20(3) का वो फिर अवलंब ले लेगा, कल जाके कहेगा कि मुझको दबाव देके साक्षी बनवा दिया गया, तो वो लिखित रूप में कोर्ट से प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना किस बात के लिए करेगा कि मैं अपने आप को इस मामले में साक्षी के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। लिखित रूप में प्रार्थना करेगा, और क्यों करेगा? क्योंकि वो कोर्ट के सामने अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। इसका भी उद्देश्य ध्यान रखिए कि वो क्यों अपने आप को यहां प्रस्तुत करना चाह रहा है। वहां 313 में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा था, कोई साक्षी नहीं था, एक्यूज था, कोर्ट के बीच डायलॉग हो रहे थे। अब जब साक्षी बन के आएगा तो यहां पर उसका चीफ एग्जामिनेशन उसके वकील कराएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करेगा, तो यहां पर बड़ी झंझट में पड़ने वाला है आरोपी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा उसका, और जब वो शपथ पर बयान देगा। 315 में जब वो आएगा साक्षी बनके तो शपथ पर बयान देगा, तो जो 315 का स्टेटमेंट है वो एविडेंस एक्ट की साक्ष्य की परिभाषा में कवर हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ी झंझट है, इसलिए कहा गया कि आप लिखित रूप में पहले सहमति दी गई,
कि आपको जो संवैधानिक उपाय मिला हुआ है उस संवैधानिक उपाय को आप अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं। तो लिखित रूप में वो अपनी आवेदन देगा, और वो साक्षी के रूप में क्यों आना चाह रहा है, यहां एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा। उसके खिलाफ जो चीजें आई थी 313 में, वो एक्सप्लेन करने के लिए आया था। यहां क्यों आ रहा है कि अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को वो डिस्प्रूव करना चाहता है। अब उसके विरुद्ध जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों को वो नासाबित करने के लिए यहां पर 315 में आ रहा, या उसका कोई के एक्यूज्ड है जिसके साथ उसका ट्रायल चल रहा है, उस दूसरे आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को नासाबित करना चाह रहा। तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा, दोनों के उद्देश्य में टकराव होता, हम कभी कंफ्यूज हो जाते। तो वहां पर क्यों आया था कि उसके विरुद्ध जो साक्ष्य आई है 313 में आया था, इसलिए कि उसके विरुद्ध जो प्रोसिक्यूशन की साक्ष्य आई है उससे जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उन परिस्थितियों को वो स्पष्ट कर पाए, इसलिए कोर्ट उसको बुला रही थी। और यहां पर वो अपने 20(3) के अधिकार को छोड़ के आ रहा है, कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो चार्ज लगे हैं मैं उनको खुद कटघरे में खड़ा होकर नासाबित कर दूंगा, और इसके लिए वो लिखित रूप में कोर्ट को आवेदन भी दे रहा है। ये 315 के तौर पर साक्ष्य देना या ना देना, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। ये आरोपी तय करता है कि मैं अपने आप को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करूंगा या ना करूंगा। फिर एक बचाव दे दिया गया आरोपी को। इसका खंड परंतु का खंड खा कहता है कि प्रोसिक्यूशन जब आर्गुमेंट करे या कोर्ट जब जजमेंट करे तो वो ये अवलंब नहीं ले सकती है कि यहां पर तो एक्यूज्ड को साक्षी के रूप में अपने आप को पेश करना चाहिए था। मतलब मान लीजिए कि एक्यूज्ड ने पेश नहीं किया अपने को साक्षी के रूप में, तो कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये आर्गुमेंट करे जजमेंट के टाइम पे, या कोर्ट जजमेंट करे तो ये अपना एक जजमेंट का निष्कर्ष का ये आधार बनाए कि ये इस बिंदु पर एक्यूज्ड को 315 के तहत आना चाहिए था और बातें स्पष्ट करनी चाहिए थी, अपने विरुद्ध चीजें बतानी चाहिए थी, नासाबित करनी चाहिए थी, ऐसा अवलंब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 315 का खंड खा रोक देता है, कह देता है कि अभियुक्त का स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। ना तो